Hello students, this side Harsh Bharadwaj. Welcome you all into the another amazing sessions of Code India. जैसा कि आप सभी को पता है कि हम लोगों ने C++ की एक प्लेलिस्ट को शुरू किया है जो कि बिल्कुल फंडामेंटल से लेकर एडवांस लेवल तक हम लोग कवर अप करेंगे। ये प्लेलिस्ट बेसिकली IUI के लिए तो होगा ही होगा, साथ में इस प्लेलिस्ट को वो भी बच्चे परस्यू कर सकते हैं जो कि प्लेसमेंट की तैयारी कर रहे हैं। मेरा विश्वास है कि उनको भी काफी फायदा मिलेगा इस प्लेलिस्ट को फॉलो करने से। तो आज की इस वीडियो में हम लोग उस प्लेलिस्ट को आगे बढ़ाते हुए C++ में वेरिएबल्स को डिस्कस कर रहे होंगे। ये एक वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है C++ का। अगर आप अपने फंडामेंटल्स को मजबूत रखना चाहते हैं और कंसेप्ट्स को सीखना चाहते हैं तो इस टॉपिक से आप बच नहीं सकते। इस टॉपिक को समझना बहुत ही जरूरी है अगर आप C++ पर कमांड चाहते हैं तो। अभी तक इस प्लेलिस्ट में हमने 3 वीडियोस ऐड कर दिए हैं और अगर आपने अभी तक इस प्लेलिस्ट को एक्सेस नहीं करा है तो ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर आप उस प्लेलिस्ट को एक्सेस कर सकते हैं। और अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए हैं तो प्लीज इस चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन आइकन को हिट कर लीजिएगा ताकि इस प्लेलिस्ट के कोई भी इतने इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। तो चलिए आज के लेक्चर को हम लोग शुरू करते हैं और पढ़ते हैं वेरिएबल्स इन C++। ओके, तो जैसा कि यह हमारा हेडिंग है, आज हम लोग पढ़ने जा रहे हैं वेरिएबल इन C++। तो बेसिकली अगर हम लोग समझे तो जैसे कि अगर हम लोग एग्जांपल ले कि अगर आपकी माँ हुई जो कि किचन में अगर काम करती हैं तो बेसिकली क्या होता है कि वो अलग अलग मसालों को, अलग अलग इंग्रेडिएंट्स को जो कि फूड्स बनाने में या कुकिंग करने में हेल्पफुल होते हैं उनको अलग अलग छोटे छोटे अलग अलग कंटेनर में रखती हैं। वो छोटे छोटे अलग अलग कंटेनर में इसलिए रखती हैं ताकि उनको पता हो कि किस कंटेनर में क्या क्या स्टोर है और वो जब मन चाहे तो इन डेटा को जब मन इन इंग्रेडिएंट्स को जहां मन जैसे मन वैसे यूज कर पाए। ठीक उसी तरीके से अगर हम लोग कंप्यूटर की बात करें तो कंप्यूटर साइंस में क्या हम लोग करते हैं, डेटा के साथ प्रोसेसिंग करते हैं। तो कहीं ना कहीं हमें ये स्पेसिफाई करना जरूरी है कि हम लोग किसी भी डेटा को कहाँ स्टोर कर रहे हैं। तो वेरिएबल जो है वो डेटा का एक तरीके से कंटेनर होता है। मतलब कि वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर होता है जिसमें कि हम लोग अलग अलग तरीके के डेटा स्टोर करते हैं और उस डेटा को स्टोर करने के बाद जब भी उस डेटा को एक्सेस करना हो, उस डेटा पे कोई भी ऑपरेशन परफॉर्म करना हो, जैसे कि अगर हमारी माँ को पता रहता है कि किस डब्बे में क्या है तो डायरेक्ट उस इंग्रेडिएंट्स को एक्सेस कर जैसे मन वैसे प्रोसेस कर और एक अच्छा खाना तैयार कर पाते हैं। ठीक उसी तरीके से हमारे कंप्यूटर को अगर डेटा के साथ कुछ प्रोसेसिंग करनी है तो उसे पता होना चाहिए कि हमारा कौन सा डेटा कहाँ पे स्टोर है और जब वो चाहे जैसे चाहे उन डेटा को एक्सेस कर पाए, उनके साथ प्रोसेस कर पाए और जो हमारे डिजायर्ड आउटपुट है वो हमको दे पाए। ओके, बेसिकली अगर हम लोग बात करें वेरिएबल एक ऐसा कंटेनर है जिसमें कि हम लोग डेटा स्टोर करते हैं। जैसे कि लिखा हुआ है वेरिएबल्स आर कंटेनर फॉर स्टोरिंग डेटा वैल्यू। बट ये तो काफी सिंपल सा डेफिनेशन हो गया। अगर हम लोग थोड़ी टेक्निकल बात करें तो हम लोग इसके सेकंड लाइन के डेफिनेशन पर आते हैं जो कि मुझे अधिक टेक्निकल और अधिक सुटेबल लगता है। हमें पता है कि अगर हम लोग किसी भी डेटा को स्टोर करते हैं तो किसी ना किसी मेमोरी लोकेशन में जाकर सेव हो जाता है। ओके, तो वेरिएबल जो है उस मेमोरी लोकेशन का केवल एक नेम है। वेरिएबल जो है हम लोग का डेटा जो है किसी भी मेमोरी लोकेशन पर जाकर जहाँ सेव हुआ है उस मेमोरी लोकेशन के नाम को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। पहले हमें समझना जरूरी है कि हम लोग हर जगह डेटा चिल्ला रहे हैं, आखिर डेटा होता क्या है। तो हम एक लाइन में समझते हैं कि डेटा क्या होता है। तो बेसिकली डेटा एक वेल अरेंज्ड सेट्स ऑफ इंफॉर्मेशन है जिसको प्रोसेस करके हम अपने डिजायर्ड आउटपुट तक पहुंच सकते हैं। ओके, तो डेटा क्या है, एक तरीके का वेल अरेंज्ड इंफॉर्मेशन है। ओके, चलिए ये हो गया। तो यहाँ पर जैसे कि लिखा हुआ है कि वेरिएबल इज अ नेम गिवन टू अ मेमोरी लोकेशन, इट इज द बेसिक यूनिट स्टोरेज इन प्रोग्रामिंग। तो जैसा कि बोला जा रहा है और हम लोग समझते भी हैं कि जो भी हमारा डेटा है वो हमारे कंप्यूटर में किसी ना किसी मेमोरी में जाकर कहीं ना कहीं वो सेव हुआ होगा। और अगर हमको जब कभी भी उस डेटा को एक्सेस करना है या उस डेटा के साथ कोई ऑपरेशन परफॉर्म करना है या उस डेटा को प्रोसेस करना है तो हम एग्जैक्टली पता होना चाहिए कि वो डेटा किस लोकेशन पर जाकर कहां पर सेव है। तो हम ये आइडेंटिफाई करने के लिए आखिर वो डेटा कहां पर जाकर सेव हुआ है इसलिए हम लोग उस मेमोरी लोकेशन को एक नाम देते हैं और उस नाम से हम उसको पहचानते हैं। उसी नाम को हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल। तो दोनों बिल्कुल सिमिलर ही डेफिनेशन आप समझ सकते हैं कि वेरिएबल एक कंटेनर है और उस कंटेनर में हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं और इस कंटेनर का हम लोग नाम दे दिए अपने मन से और उसको हम लोग क्या कहते हैं, वेरिएबल कहते हैं। ओके, जैसा कि थर्ड लाइन लिखा हुआ एक बहुत ही इंपॉर्टेंट लाइन है। ये बोला है कि द वैल्यू स्टोर्ड इन अ वेरिएबल कैन बी चेंज ड्यूरिंग द प्रोग्राम एग्जीक्यूशन।
यहाँ पर बोला जा रहा है कि ठीक है, वेरिएबल जो है एक तो हमारा कंटेनर ही है, एक हमारा कंटेनर ही है, कह सकते वेरिएबल क्या है, हमारा किसी भी मेमोरी लोकेशन का वो नेम है, फिक्स नेम है जहां पर हम लोग डेटा को स्टोर कर रहे हैं। ओके, तो जब भी हम लोग प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन कर रहे होंगे ना, उस दौरान हम कभी भी वेरिएबल में स्टोर्ड वैल्यू को चेंज कर सकते हैं, इसीलिए इसका नाम वेरिएबल रखा गया है, क्योंकि इसमें जो भी डेटा है हम लोग कभी भी चेंज कर सकते हैं। जैसे कि किचन में मम्मी डिफरेंट डिफरेंट डब्बे बना के रखती हैं, तो कभी इसमें शुगर रखी है और इसमें साल्ट रखी है, और कभी उनको ऐसा फील हो कि नहीं इसमें साल्ट रखना चाहिए, इसमें शुगर रखना चाहिए, तो जब मन तब वो चेंज कर सकती हैं अपने अनुसार। ठीक उसी तरीके से किसी भी वेरिएबल में क्या डेटा स्टोर किया जाएगा, ये हम लोग प्रोग्राम के एग्जीक्यूशन के दौरान चेंज कर सकते हैं। ओके, जैसे कि हम लोग एग्जांपल के लिए देखते हैं, हम लोग ये स्क्रीनशॉट समझते हैं। जैसा कि हमने इस प्रोग्राम का मतलब समझाया था, हैश इंक्लूड आईओस्ट्रीम यूजिंग नेमस्पेस स्टैंडर्ड और इंट में एक एक लाइन का हमने मतलब समझाया था कि क्या होता है। अगर आपको नहीं पता है कि हर एक लाइन क्या इंस्ट्रक्शन दे रही है, हर एक लाइन का क्या मीनिंग होता है, तो आप ऊपर आई बटन पर आ रहे लिंक पर क्लिक कर उस वीडियो को रेफर कर सकते हैं और आप देख सकते हैं कि हर एक लाइन का मतलब क्या होता है। ओके, हम लोग बेसिकली अपने कोड में आते हैं। ए नाम के एक वेरिएबल को डिफाइन किया। मैं वेरिएबल का डेफिनेशन और डिक्लेरेशन सब कुछ डिटेल में बताऊंगा, बस मैं यहाँ पे बताना चाह रहा हूँ कि ए में हमने यहाँ पर 5 को स्टोर किया और फिर अगले ही स्टेप में हमने ए में 10 को स्टोर किया, और जब हमने सी आउट ए मतलब कि ए के अंदर कौन सा वैल्यू है, जब उसको हमने स्क्रीन पर प्रिंट कराया तो हमें यहाँ 10 मिला, ना कि 5 मिला। मतलब कि जब प्रोग्राम का एग्जीक्यूशन हुआ तो पहले तो हमने ए में 5 रखा था और बाद में हमने ए में 10 स्टोर कर दिया। मतलब कि जो भी नीचे का इंस्ट्रक्शन है वो ऊपर के इंस्ट्रक्शन को ओवरराइट कर दिया। क्या कर दिया? ओवरराइट कर दिया। ओके, तो वही बोल रहे हैं कि ये तो केवल एक तरीका और बहुत छोटा सा तरीका है। ऐसे बहुत सारे डायनेमिक प्रोग्रामिंग, ऐसे बहुत सारे डायनेमिक एल्गोरिथम्स होते हैं जहां पर हम लोग डायनेमिकली मेमोरी मैनेजमेंट करते हैं, जहां पर हम ये डिसाइड कर सकते हैं कब कहां पर कौन सा डेटा स्टोर्ड होगा, कब किसको कहीं से रिप्लेस करना, डिलीट करना, कुछ भी। ओके, तो ये तो बस एक एग्जांपल हुआ। आप चिंता ना करें, हम लोग कैसे वेरिएबल को डिक्लेयर करते हैं, कैसे वेरिएबल को डिफाइन करते हैं, ये सारा कुछ हम लोग अभी बहुत ही डिटेल में पढ़ने जा रहे हैं, तो आपको कोई भी कंफ्यूजन उसमें नहीं रहेगा। ठीक है, कि आखिर हम लोग यहाँ पर इंट क्यों लिखे हैं, यहाँ पे ए ही क्यों हुआ, ये इक्वल टू क्या, सब कुछ हम लोग डिस्कस करेंगे डिटेल में। ओके, तो थर्ड पॉइंट को अगर बात करते हैं, थर्ड पॉइंट भी बहुत ही इंपॉर्टेंट है। A variable is only a name given to a memory location. All the operation done on the variable affects that memory location. कहा ये जा रहा है कि वेरिएबल जो है बस वो एक नाम है किसी भी मेमोरी लोकेशन का। अगर हम लोग कोई भी डेटा के साथ कोई भी प्रोसेसिंग करते हैं तो वेरिएबल नहीं बल्कि उस मेमोरी लोकेशन को डायरेक्ट अफेक्ट करता है। सपोज दैट कि हमने ए नाम का एक वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने 5 डेटा को स्टोर किया। हमने एक ए नाम का वेरिएबल बनाया जिसमें कि हमने 5 को स्टोर किया। 5 हमारा क्या है? एक डेटा है। ओके, 5 को हमने स्टोर किया। अब हम चाहते हैं कि इस वेरिएबल में से जो 5 स्टोर है उसकी जगह पर 7 से रिप्लेस कर दे। तो एक्चुअली हम इस वेरिएबल में रिप्लेस नहीं कर रहे हैं, वो डायरेक्ट जो पहले मेमोरी लोकेशन पर जहां पर 5 स्टोर था उसको रिप्लेस करके उस मेमोरी लोकेशन पर हम लोग 7 को स्टोर कर रहे हैं। बस हम समझने के लिए एक हम लोग नाम दे देते हैं ताकि हम लोग इजिली इसको एक्सेस कर सके, इजिली इसको रिप्लेस कर सके, इजिली इसके साथ कोई भी प्रोसेस या ऑपरेशन परफॉर्म कर सके। बट ये रेफरेंस की तरह है। ओके, एक्चुअली में जो भी ऑपरेशन परफॉर्म किया जाता है वो उस मेमोरी लोकेशन पर रहता है और मेमोरी लोकेशन ही अफेक्टेड होता है किसी भी डेटा के ऊपर ऑपरेशन से। ओके, जैसे कि हम लोग एक वेरिएबल बनाए एज नाम का वेरिएबल बनाया और उसमें 20 स्टोर कर दिए। हम चाहते हैं कि जो 20 यहाँ से डिलीट हो जाए, तो जब हम इस डेटा को हम लोग देखें कि वेरिएबल के डेटा को कैसे रिप्लेस कर सकते हैं, डिलीट कर सकते हैं, कुछ भी कर सकते हैं। ठीक है, तो हम लोग देखेंगे कि जब हम इसको डिलीट कर रहे होंगे ना, जब हम इसको डिलीट कर रहे होंगे तो एक्चुअली ये एज डिलीट नहीं होगा। एज तो बस एक नाम है। जिस मेमोरी लोकेशन पर 20 स्टोर होगा ना, वो मेमोरी लोकेशन पर से वो डेटा को डिलीट किया जाता है। तो ये तो बहुत क्लियरली समझ में आ रहा है कि वेरिएबल केवल एक नाम है जो कि हम लोग किसी भी मेमोरी लोकेशन पर को देते हैं जब हम लोग वहां पर डेटा को स्टोर कर रहे होते हैं, ताकि हम इजिली उस डेटा को एक्सेस कर सके, प्रोसेस कर सके, उस पर ऑपरेशंस कर सके और अपने डिजायर्ड आउटपुट तक हम लोग पहुंच सके। ओके, उसके बाद इन C++ ऑल वेरिएबल मस्ट बी डिक्लेयर्ड बिफोर यूज। इसका मतलब ये हुआ कि C++ में अगर हमें कोई भी वेरिएबल को यूज करना है ना, सबसे पहले हमें उसे डिक्लेयर करना पड़ेगा, फिर ही हम उसको यूज कर सकते हैं। अब वेरिएबल में 2 चीजें होती हैं, एक होता है डिक्लेयर करना और एक होता है डिफिनेशन, उसको डिफाइन करना। एक होता है डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, एक होता है डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। तो अब हम लोग पढ़ेंगे
डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल और डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। हाँ, तो पहले हम लोग पढ़ेंगे क्या, डिक्लेयरिंग अ वेरिएबल और क्रिएटिंग अ वेरिएबल। ओके, तो जैसे कि हमारे पास वेरिएबल दो तरीके के होते हैं, एक होता है सिंगल वेरिएबल और एक होता है मल्टीपल वेरिएबल। मतलब कि अगर हमें कोई एक वेरिएबल को डिक्लेयर करना होगा तो हम लोग कैसे डिक्लेयर करेंगे, और किसी एक और मल्टीपल वेरिएबल को अगर हमें डिक्लेयर करना होगा तो कैसे डिक्लेयर करेंगे। डिक्लेयर करना मतलब घोषणा करना होता है, मतलब पहली बार बताना कि हाँ इस नाम का वेरिएबल हमारे कोड में एग्जिस्ट कर रहा होगा। अब उसमें क्या स्टोर होगा, क्या ऑपरेशन होगा, उससे हमें मतलब नहीं है, वो किस टाइप को उसमें डेटा स्टोर होगा ये हम कुछ भी डिफाइन नहीं कर रहे हैं। अभी डिफिनेशन नहीं चल रही वेरिएबल की, अभी वेरिएबल को कैसे डिक्लेयर करते हैं हम लोग वो सीख रहे हैं। ठीक है, तो बेसिकली हम लोग अगर कोई भी सिंगल वेरिएबल है तो उसको डिक्लेयर करने का रूल है कि पहले हम लोग टाइप लिखते हैं, टाइप मतलब कि मैं बताता हूं आगे क्या होता है। फिर हम लोग कोई भी वेरिएबल, जो वेरिएबल है उसका वेरिएबल का नेम लिखते हैं, उस वेरिएबल का नेम लिखते हैं और ये सेमी कॉलन लगा देते हैं, और हाँ हो गया हमारा वेरिएबल डिक्लेयर। अब ये इंट जो है ना ये टाइप नहीं है, ये बेसिकली डेटा टाइप है। डेटा टाइप का भी सिंपल मतलब हमें इतना समझना है कि किसी भी वेरिएबल में किस तरीके का डेटा हम लोग स्टोर कर रहे हैं, उसी टाइप को हम लोग डेटा टाइप कहते हैं। मतलब कि किसी भी वेरिएबल में, वेरिएबल तो एक कंटेनर है जिसमें कोई ना कोई डेटा स्टोर होगा, तो उस कंटेनर में किस टाइप का हम लोग डेटा स्टोर कर रहे हैं, इंटीजर टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं, स्ट्रिंग टाइप का डेटा स्टोर कर रहे हैं। हो सकता है कि अभी आपको समझ में नहीं रहा, इंटीजर तो समझ में आता ही होगा, लेकिन स्ट्रिंग क्या होता है नहीं समझ में आ रहा होगा, तो कोई बात नहीं, बहुत जल्दी वो समझ में आ जाएगा, क्योंकि इसके अगले लेक्चर में हम लोग डेटा टाइप पढ़ने जा रहे हैं। ओके, कि डेटा टाइप क्या होता है, कैसे होता है, सब कुछ पढ़ेंगे, तो इसकी फिक्र करने की जरूरत नहीं है। बस हमें ये समझना है कि अगर किसी भी वेरिएबल को हम लोग डिक्लेयर कर रहे हैं तो पहले उसका हम लोग डेटा टाइप लिखते हैं, मतलब किस तरीके का डेटा हम लोग उस वेरिएबल में स्टोर करने जा रहे हैं। उसके बाद उस वेरिएबल का नेम लिखेंगे, जैसे कि हम लोग यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल बनाया है। उसके बाद बीच में असाइनमेंट ऑपरेटर यूज करेंगे, ये जो इक्वल टू है ना, इक्वल टू को हम लोग कहते हैं असाइनमेंट ऑपरेटर, ओके। असाइनमेंट ऑपरेटर मतलब क्या कि ये इस डेटा को इस वेरिएबल को असाइन किया जा रहा है। असाइन किया जा रहा है मतलब कि क्या, स्टोर किया जा रहा है या दिया जा रहा है। और उसके बाद जो भी हम लोग को वैल्यू लिखना है वैल्यू लिखेंगे और सेमी कॉलन। तो एक्चुअली ये जो स्टेप है यहाँ पे डेफिनेशन भी हो गया और डिक्लेरेशन भी हो गया। अगर केवल डेफिनेशन की बात करें तो सपोज दैट हम लोग लिखते हैं इंट एज और सेमी कॉलन, ये हो गया हमारा एज नाम का वेरिएबल यहाँ पर डिक्लेयर हो गया। हमारा एक वेरिएबल है एज नाम का जो कि इंटीजर टाइप का होगा, यहाँ पर इस बात की घोषणा कर दी गई। ठीक है, अब ये जो हम लोग 20 में स्टोर कर दिए तो ये डिफिनेशन हो गया, मतलब कि हम लोग उसको डिफाइन कर रहे हैं कि आखिर इस वेरिएबल में क्या स्टोर होगा। ठीक है, परिभाषित कर रहे हैं कि इस वेरिएबल में 20 स्टोर हो रहा है। ओके, तो खैर उसको और बाद में देखेंगे। पहले हम लोग समझते हैं कि अगर हमें कोई सिंगल वेरिएबल डिफाइन करना हो तो बेसिकली उसका टाइप, वेरिएबल का नाम और सेमी कॉलन दे देंगे। लेकिन क्या होता है कई बार हमें मल्टीपल वेरिएबल्स की जरूरत पड़ती है। सपोज दैट कि कभी हमको बोला गया कि एक स्टूडेंट के टोटल कितने मार्क्स आए हैं बताओ। सपोज दैट कि वो स्टूडेंट जो है फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश ये 4 सब्जेक्ट पढ़ता है। ठीक है, तो सपोज दैट जो फिजिक्स में मार्क्स आए उसको पी नाम के वेरिएबल में हम लोग स्टोर करेंगे, जो केमिस्ट्री में मार्क्स आए उसको सी नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, जो मैथमेटिक्स नाम का वेरिएबल है उसको एम नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे, और जो इंग्लिश में मार्क्स आया है उसको ई नाम के वेरिएबल में स्टोर करेंगे। अब हमको बोला गया कि टोटल कितना नंबर आया है, तो टोटल नंबर निकालने के लिए पहले ये चार हमको वेरिएबल तो बनाना पड़ेगा, पी सी एम ई, जिसमें कि हम लोग फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ और इंग्लिश के मार्क्स को स्टोर करें। पहले हम लोग उसको स्टोर करेंगे तब ना जोड़ेंगे। जब तक हम लोग स्टोर नहीं करेंगे तब तक उस पर कोई भी प्रोसेस हम लोग कैसे, कोई भी ऑपरेशन कैसे कर सकते हैं। बेसिकली हम लोग किसी भी डेटा को पहले मेमोरी में सेव करते हैं, उसके बाद उस पर ऑपरेशन करते हैं और उसके बाद उसको एक्सेस करते हैं, क्योंकि जब तक हम उसको अपने मेमोरी लोकेशन में सेव नहीं करेंगे तब तक तो हम उसको एक्सेस ही नहीं कर सकते। सपोज दैट कोई अगर बोला हमको कि टोटल मार्क्स बताइए, तो यहाँ पर 5 वेरिएबल हम लोग को बनाना पड़ेगा, फिजिक्स, केमिस्ट्री, मैथ, इंग्लिश और टोटल। ठीक है, और फॉर्मूला हमारा लगेगा टोटल बराबर फिजिक्स प्लस केमिस्ट्री प्लस मैथ्स प्लस इंग्लिश, तो हमारा टोटल आ जाए। एक्चुअली ये थोड़ा सा अजीब सा लग रहा होगा, ये बिल्कुल हम लोग एग्जांपल के साथ डिस्कस करेंगे। जस्ट हम लोग इसके बाद एक एग्जांपल भी इसका देखेंगे। ओके, कि आखिर हम लोग वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, सिंगल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं, मल्टीपल वेरिएबल कैसे डिफाइन करते हैं,
वेरिएबल्स को एक्सेस कैसे करते हैं, वेरिएबल्स के ऊपर ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं, सब कुछ हम लोग इसी लेक्चर में सीखेंगे। जस्ट इस थ्योरी के बाद जब हम लोग प्रैक्टिकल करेंगे तब इन चीजों को और डिटेल में सीखेंगे। तो ये तो पता चलेगा कि अगर हमें सिंगल वेरिएबल डिफाइन करना हो तो बेसिकली हम लोग यहाँ पर टाइप लिखेंगे कोई भी, फिर वेरिएबल का नेम लिखेंगे और सेमीकोलन देंगे, बस ये डिक्लेयर हो गया। यहाँ पर एज नाम का वेरिएबल डिक्लेयर हो गया। लेकिन अगर मल्टीपल वेरिएबल हो, अगर हमारे पास मल्टीपल वेरिएबल हो तो डेटा टाइप तो लिखेंगे ही लिखेंगे, उसके बाद वेरिएबल 1 का नेम, फिर कॉमा वेरिएबल 2 का नेम, फिर कॉमा वेरिएबल 3 का नेम, और उसके बाद मान लेते हैं कि हमको 3 अगर वेरिएबल डिफाइन करना है तो वेरिएबल 1 का नाम, फिर कॉमा वेरिएबल 2 का नाम, फिर कॉमा वेरिएबल 3 का नाम, फिर कॉमा। ध्यान रहे कि इन तीनों वेरिएबल में जो डेटा स्टोर होगा वो एक ही टाइप का होना चाहिए। अगर हम लोग को डिफाइन करना होता फिजिक्स, केमिस्ट्री, इंग्लिश और मैथ्स, मार्क्स के लिए वेरिएबल अगर हमको डिफाइन करना होता तो हम सीधा यहाँ पर इंट लिखे होते, इंट लिखते, उसके बाद यहां लिख देते PCME, हो गया हमारे पास 4 वेरिएबल डिक्लेयर हो गए, खत्म। क्योंकि हमें पता है कि फिजिक्स का जो मार्क्स होगा वो भी एक इंटीजर होगा, केमिस्ट्री का मार्क्स भी एक इंटीजर होगा, मैथ्स का मार्क्स भी एक इंटीजर होगा और इंग्लिश का भी मार्क्स एक इंटीजर होगा। मैं मानता हूं कि आपके स्कूल में ऐसे टीचर नहीं है जो 19.5, 22.5, 22.5 ऐसे मार्क्स देते हैं। ओके, मान लेते हैं कि आपके टीचर्स बहुत अच्छे हैं और हमेशा राउंड ऑफ में मार्क्स देते हैं, या तो 20, 30, 40, 22, 23 ऐसे मार्क्स देते हैं। ओके, तो इस तरीके से हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को भी डिक्लेयर कर सकते हैं। अब हम लोग को ये आ गया कि किसी भी वेरिएबल को डिक्लेयर कैसे करते हैं। अब हम लोग पढ़ते हैं डेफिनेशन। ओके, तो हम लोग डिक्लेरेशन तो जान गए, अब डेफिनेशन देखते हैं। सपोज दैट कि हमने 2 वेरिएबल बनाया a और b। a में हमने स्टोर किया 5, b में हमने स्टोर किया 10 और एक c नाम का हम लोग वेरिएबल बनाया जिसमें कि हम लोग स्टोर किए 15। अब हम लोग a को भी, b को भी और c को भी, तीनों को ही अगर हम लोग प्रिंट कराएंगे तो यहाँ पर दिख नहीं रहा होगा, यहाँ पे 5, 10 और 15, 5, 10 और 15 इस तरीके से आ गया है। तो बस हम ये यहाँ दिखाना चाह रहे हैं कि इस कोड में पहले लाइन में इंट a और b, या इस स्टेप में क्या हो रहा है, a और b को केवल डिक्लेयर किया जा रहा है, डिक्लेयर किया जा रहा है। अब यहाँ पर a में 5 वैल्यू को स्टोर किया गया, तो ये a का डेफिनेशन है कि a में 5 स्टोर किया गया है। तो यहाँ पर a = 5 और b = 5 है, तो यहाँ पर उन वेरिएबल को डिफाइन किया जा रहा है, मतलब कि डेफिनेशन दिया जा रहा है। और ये एक स्टेप ऐसा है जिसमें कि डिक्लेरेशन भी हो रहा है वेरिएबल का और डेफिनेशन भी हो रहा है। और C++ का जब आप प्रोग्राम लिखिएगा तो मोस्ट ऑफ द केस आपको ऐसा दिखेगा जहां पर डिक्लेरेशन और डेफिनेशन एक साथ किया जाता है वेरिएबल का, ताकि समय और स्पेस को बचाया जा सके। ओके, तो यहां पर देख सकते कि ये जो इंट C यहाँ पे है डिक्लेरेशन और यहाँ पे C = 15, ये है डेफिनेशन। तो आई थिंक आप लोग बहुत अच्छे से क्लियर हो गए होंगे कि वेरिएबल का डिक्लेरेशन और डेफिनेशन में क्या अंतर है। इसके बाद हम लोग आगे बढ़ते हैं और सीखते हैं कि अगर बेसिकली वेरिएबल क्या है, हम लोग किसी भी मेमोरी लोकेशन को जो नाम देते हैं उसी को तो वेरिएबल कहते हैं। तो जो वेरिएबल का नेम होता है उसको लिखने के लिए कुछ रूल्स हैं, उन्हीं रूल्स को हम लोग फॉलो करेंगे तभी वो वैलिड नेम होगा, नहीं तो वो नेम वैलिड नहीं होगा, वो स्टैंडर्ड लाइब्रेरी से मैच नहीं करेगा। ठीक है, तो आखिर वो क्या क्या रूल्स है हम उन बातों को समझ लेते हैं। तो पहला रूल बोलता है कि नेम्स कैन कंटेन लेटर्स, डिजिट्स एंड अंडरस्कोर्स। नेम जो है, वेरिएबल का नेम जो है, या तो उसमें केवल लेटर्स होंगे, डिजिट्स होंगे या अंडरस्कोर्स ही होंगे, इसके अलावा और कुछ नहीं हो सकता। जो हमारा वेरिएबल का नेम है उसमें लेटर्स, डिजिट और अंडरस्कोर ही हो सकते हैं, उसके अलावा कुछ नहीं हो सकता। ओके, नेम्स आर केस सेंसिटिव। जो वेरिएबल के नेम होते हैं वो केस सेंसिटिव होते हैं, मतलब कि एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं AGE और एक हम लोग वेरिएबल बना रहे हैं AGE, एक वेरिएबल हम लोग बना रहे हैं कैपिटल A स्मॉल g स्मॉल e। ये तीनों वेरिएबल जो है ना, इसको एक नहीं माना जाएगा, ये तीनों के तीनों अलग वेरिएबल माने जाएंगे। क्यों? क्योंकि ये जो है सारे स्मॉल लेटर में लिखा हुआ है, ये जो है सारा कैपिटल लेटर में लिखा हुआ है और इसमें एक कैपिटल में है और बाकी जो है वो स्मॉल में है। ठीक है, तो ये तीनों वेरिएबल लिखा हुआ तो एज ही है, लेकिन ये तीनों को हम लोग अलग अलग मानेंगे। तीनों वेरिएबल का नाम जो है अलग अलग है, ये तीनों अलग अलग वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा, ना कि एक वेरिएबल ट्रीट किया जाएगा। मतलब कि अगर आप कोई भी डेटा इस एज में स्टोर किए हैं और आप चाहते हैं कि आप इस एज से उसको एक्सेस कर ले, तो ये इम्पॉसिबल है। ओके, अगर आप सपोज दैट कि आप एज में 20 को स्टोर किए हैं, ओके,
इंट एज में 20 को स्टोर किए हैं और आप चाहते हैं कि आप आउट इस एज में जो भी डेटा स्टोर है उसको प्रिंट कराएं स्क्रीन पर, और अगर आप गलती से सी आउट कैपिटल ए जी ई लिख देते हैं तो आपका 20 प्रिंट नहीं होगा, प्रोग्राम में एरर आ जाएगा, क्योंकि ये जो एज है वो अलग है और ये जो एज है वो अलग है। ओके, यहां तक तो आई थिंक सभी को क्लियर हो चुका होगा, बहुत इजी था। उसके अलावा नेम्स कैन नॉट कंटेन व्हाइट स्पेस और स्पेशल कैरेक्टर। जो नेम है उसके बीच में गैप नहीं हो सकता है। मतलब कि अगर आपको कोई सपोज दैट कि माई कंट्री के नाम से एक वेरिएबल बनाना है तो आपको वो ऐसे मतलब बीच में बिल्कुल भी स्पेस नहीं देना होगा। ओके, कोई भी व्हाइट स्पेस नहीं दे सकते आप, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर नहीं यूज कर सकते, जैसे एक्सक्लेमेशन मार्क्स, हैश साइन या इसको पाउंड साइन भी बोलते हैं, परसेंटेज, डॉलर हो गया, @ हो गया, कोई भी स्पेशल कैरेक्टर हम लोग यूज नहीं कर सकते अगर हम लोग वेरिएबल का नाम डिफाइन कर रहे हो तो। ओके, उसके बाद रिजर्व वर्ड्स जो है, जो कि मतलब कि सी प्लस प्लस का कीवर्ड है, जैसे कि इंट हो गया, फ्लोट हो गया, सी प्लस प्लस के जितने भी रिजर्व कीवर्ड्स हैं वो आप यूज नहीं कर सकते। लाइक पॉइंटर हो गया, पॉइंटर्स हो गए, या इंट हो गया, फ्लोट हो गया, डबल हो गया, ये सब आगे आप पढ़ोगे कि सारे डेटा टाइप्स हैं हमारे सी प्लस प्लस का। और सी प्लस प्लस बहुत सारे कीवर्ड्स को रिजर्व रखता है, जैसे कि आप मेन नाम का नहीं बना सकते। ओके, तो ये सब कुछ रूल्स हैं जो कि आपको ध्यान में रखने हैं अगर आप वेरिएबल का नेम डिक्लेयर कर रहे हैं। अब हम लोग वेरिएबल के बारे में और कुछ जानते हैं विद द हेल्प ऑफ प्रैक्टिकल एग्जांपल्स। चलते हैं हम लोग अपने लैपटॉप स्क्रीन पर और समझते हैं कि वेरिएबल्स को डिक्लेयर डिफाइन कैसे करेंगे, ऑपरेशंस कैसे करेंगे और कुछ क्वेश्चंस भी सॉल्व करेंगे। ओके, हे स्टूडेंट्स, अभी तक हमने वेरिएबल्स के बहुत सारे थ्योरेटिकल पोर्शन को कवर अप करा, जिसमें हमने नोमेनक्लेचर ऑफ वेरिएबल, डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल, डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल्स को डिस्कस करा है। अब समय आ चुका है कि हम उन सारे थ्योरेटिकल पोर्शंस को सीखें कि कैसे हमें उसे अपने प्रोग्राम में इम्प्लीमेंट करना है। मतलब कि अभी तक जो भी हमने थ्योरेटिकल पोर्शंस में सीखा, अब हम उसका इम्प्लीमेंटेशन देख रहे होंगे। आगे बढ़ने से पहले हम लोगों ने एक पॉइंट को मिस कर दिया था नोमेनक्लेचर ऑफ वेरिएबल में, कि किसी भी वेरिएबल का नाम की शुरुआत जो है वो या तो किसी लेटर से होगी या तो अंडरस्कोर से होगी। उसके नेम का शुरुआत हम लोग नंबर या स्पेशल कैरेक्टर लाइक $, वगैरह से नहीं कर सकते हैं। ओके, ये एक पॉइंट मिस हो गया था जो कि अभी हमने समझ लिया। अब हम लोग धीरे धीरे एक एक करके समझेंगे कि आखिर वेरिएबल के अंदर जो भी हम लोग डेटा स्टोर किए हैं उसको हम लोग स्क्रीन पर प्रिंट कैसे करा सकते हैं। वेरिएबल के अंदर जो भी हम लोग डेटा को स्टोर किए हैं उस पर मल्टीपल ऑपरेशंस कैसे लगा सकते हैं, वेरिएबल्स को डिफाइन कैसे करेंगे, उसको डिक्लेयर कैसे करेंगे, मल्टीपल वेरिएबल को कैसे डिफाइन करेंगे, और उसके बाद हम लोग एक क्वेश्चन को भी सॉल्व कर रहे होंगे। तो पहला हम लोगों को प्रोग्राम लिखना है कि आखिर हमारे वेरिएबल के अंदर जो भी डेटा स्टोर्ड हैं उनको हम लोग प्रिंट कैसे कराएं। तो सबसे पहले हम लोग आईओस्ट्रीम नाम की हेडर फाइल लाइब्रेरी को अपने प्रोग्राम में इंक्लूड कर लेते हैं। उसके बाद यूजिंग नेम स्पेस स्टैंडर्ड लिख लेते हैं। बाय द वे अच्छी प्रैक्टिस नहीं है, ठीक है। तो अब हम लोग चलते हैं पहले अपने पहले हम लोग मेन फंक्शन को डिफाइन कर लेते हैं। ये हमारा मेन फंक्शन डिफाइन हो गया, जिसका कि रिटर्न वैल्यू जो है हमेशा एक इंटीजर ही होगा। उसके बाद इंट मेन के बाद जैसे हम लोग नीचे आए तो देखें कि थोड़ा सा ये जो स्पेस है, ये कुछ स्पेस अपने पास खाली मिल गया। ये स्पेस खाली इसलिए मिला क्योंकि इसको हम लोग आइडेंटिटेशन कहते हैं, जो कि हमारे प्रोग्राम की रीडेबिलिटी को बढ़ाता है। और अगर आप कोई आईडी यूज़ करें तो इसका फ़ायदा आपको देखने को मिलेगा। सपोज दैट कि हम लोग कोई एक वेरिएबल बनाते हैं इंट ए, तो यहाँ पे हम लोग ए नाम के वेरिएबल को डिक्लेयर कर रहे हैं। यहाँ पर एक क्लियर हो गया कि ए नाम के वेरिएबल में एक इंटीजर टाइप का ही डेटा स्टोर किया जा सकता है। अब हम लोग नीचे लिखते हैं a = 15, ठीक है। तो यहाँ पर हम लोग ए को डिफाइन करें कि ए नाम का जो हमारा वेरिएबल है उसमें आखिर हम लोग क्या स्टोर कर रहे हैं। तो ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग कहते हैं डिक्लेरेशन ऑफ वेरिएबल, और ये जो प्रोसेस हुआ इसको हम लोग कहते हैं डेफिनेशन ऑफ वेरिएबल। ओके, ए अब हम लोग समझते हैं कि अगर ए में क्या स्टोर्ड है हमको प्रिंट कराना है, तो सिंपली हमें लिखना होगा सी आउट ए एंड एल, और क्या होगा कि हमारा ए प्रिंट हो जाएगा। उसके बाद हम लोग चूंकि मेन फंक्शन है तो रिटर्न 0 भी लिखना होगा। तो जैसे हम लोग इसको रन करेंगे तो थोड़ी देर में हमको आउटपुट दिख जाए कि ए के अंदर हमने यहाँ पे 15 को स्टोर किए थे हम लोग।
ए के अंदर हम लोगों ने 15 को स्टोर किया था, तो यहाँ पर 15 प्रिंट होकर आ चुका है हमारा। ओके, अब हम अपने प्रोग्राम में आगे बढ़ते हैं। तो अब हम लोग ये सीख चुके हैं कि किसी भी वेरिएबल के अंदर कौन सा डेटा स्टोर किया हुआ है उसको कैसे हम लोग अपने स्क्रीन पर प्रिंट करा सकते हैं। अब हम लोग सीखते हैं कि मल्टीपल वेरिएबल को कैसे डिफाइन करते हैं और उस पर हम लोग ऑपरेशंस कैसे लगाते हैं। सपोज दैट हम लोग एक और वेरिएबल बनाते हैं इंट बी और सी। तो यहाँ पर हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ डिफाइन कर चुके हैं। इस प्रोसेस में हम लोग मल्टीपल वेरिएबल को एक साथ डिफाइन कर रहे हैं। बी और सी नाम का एक वेरिएबल है जिसका रिटर्न टाइप इंट होगा। ओके, उसके बाद हम लोग बी और सी को कोई ना कोई वैल्यू असाइन करते हैं। तो हम लोग सिंपली लिख सकते हैं बी इज इक्वल टू सपोज दैट 10 और सी इज इक्वल टू 20। ओके, अब हम लोग क्या लिखेंगे, अब हम लोग मानते हैं कि एक हमारे पास इंटीजर डी है। सपोज दैट कि एक हमारे पास इंटीजर डी है। ओके, और जो डी बराबर है वो होता है ए प्लस बी प्लस सी। ओके, तो बेसिकली एक डी नाम का वेरिएबल है और डी इज इक्वल टू ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि डी इज इक्वल टू होता है समेसन ऑफ ए बी एंड सी। तो आखिर हम लोग डी का वैल्यू जब प्रिंट कराएंगे तो प्रिंट होगा ए प्लस बी प्लस सी, मतलब कि यहाँ पर ए प्लस बी प्लस सी का ऑपरेशन हो रहा होगा। तो अगर हम लोग को ऑपरेशन ए प्लस बी प्लस सी पर करवाना होता है तो हम लोग इसी तरीके से करवा सकते हैं। लाइक हम लोग यहाँ पे या तो लिखें सी आउट ए प्लस बी प्लस सी हैंडल, या तो हम लोग लिख दे सी आउट डी। ये एक ही चीज़ प्रिंट होगा। ओके, जैसे कि हम लोग रन कर देख लेते हैं। 15, 10, 25 और 20, 45 प्रिंट होना चाहिए। तो हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पे 15 प्रिंट हुआ। क्यों? क्योंकि ए में 15 स्टोर्ड है। ए प्लस बी प्लस सी का वैल्यू क्या होगा 45 होगा, तो यहाँ पर 45 प्रिंट हो गया। और डी का भी वैल्यू ए प्लस बी प्लस सी के बराबर ही था, तो डी इज इक्वल टू भी क्या हुआ 45 प्रिंट हो गया। अब देख सकते हैं कि यहाँ पर हम लोग इंड एल यूज़ किए हैं, तो ये उस लाइन को ब्रेक कर दिया है। मतलब कि जो भी आउटपुट निकलेगा वो अब अगले लाइन में, जो भी आउटपुट इसके बाद के जो भी इंस्ट्रक्शंस है उनका आउटपुट जो है वो अगले लाइन में प्रिंट होगा। बट अगर हम लोग इंडल नहीं लगाते हैं तो ये आउटपुट सेम लाइन में ही प्रिंट हो जाता है। 45 और 45 एक साथ ही प्रिंट हो जाएगा। जैसे कि हम लोग देख सकते हैं कि यहाँ पर 45 और 45 क्या हुआ एक साथ ही प्रिंट हो गया। तो हम समझ रहे हैं कि इंड एल का क्या पर्पस है। इंड एल के यूज से हम लोग किसी भी लाइन को ब्रेक कर सकते हैं और उसके बाद का आउटपुट जो है वो अगले लाइन में ही प्रिंट होगा। तो यहाँ पर हम लोग देख लेंगे किसी वेरिएबल पे कैसे हम लोग कोई भी ऑपरेशन लगा सकते हैं। अब हम लोग सीखेंगे मॉड्यूलर ऑपरेटर के बारे में। बहुत छोटा सा ऑपरेटर है। जैसे कि हमको पता है अगर हम लोग 20 में 10 से डिवाइड देते हैं तो रिमाइंडर क्या होगा 0। ओके, तो हमारे पास एक ऐसा ऑपरेटर होना चाहिए जो कि रिमाइंडर कैलकुलेट करता हो। तो उस ऑपरेटर को कहते हैं मॉड्यूलर ऑपरेटर। जैसे कि हम लोग यहाँ पर सी आउट सपोज दैट हम लोग प्रिंट करा रहे हैं ए मॉड्यूलर बी। इसका मतलब हुआ कि ए में जब लोग बी से डिवाइड देंगे तो जो रिमाइंडर आएगा वो प्रिंट हो जाएगा। तो ए का वैल्यू 15, बी का वैल्यू 10। ए में जब हम लोग बी से डिवाइड देंगे मतलब ए डिवाइडेड बाई बी तो 5 रिमाइंडर आएगा। तो मतलब कि यहाँ पे 5 प्रिंट हो जाना चाहिए। हम लोग इसको रन करके देख लेते हैं और मुझे पूरा भरोसा है कि यहाँ पर 5 प्रिंट हो रहा होगा। तो देखिएगा कि यहाँ पर 5 प्रिंट हो चुका है, मतलब कि हमने अब तक जो भी समझा वो सही है। आई थिंक अभी तक हम लोग वेरिएबल में जो भी पढ़े उसके कंसेप्ट्स आपको क्लियर हो चुके होंगे कि उन कंसेप्ट्स को कैसे इंप्लीमेंट करते हैं, कैसे हम लोग वेरिएबल्स पर ऑपरेशन परफॉर्म करते हैं। ओके, अब अगले क्लास में हम लोग पढ़ेंगे स्कोप ऑफ वेरिएबल्स। तब तक के लिए बाय, हैव अ नाइस डे। अगर ये वीडियो आपको अच्छा लगे तो प्लीज़ इस वीडियो को लाइक करें और अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। ये वीडियो जो है वो IUI के ओरिएंटेड तो है ही, साथ ही साथ प्लेसमेंट के बच्चे जो हैं वो भी इसको रेफ़र कर सकते हैं, उनको भी काफ़ी फ़ायदा पहुँचेगा। अगर आप इस चैनल पर पहली बार आए तो प्लीज़ इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए ताकि कोई भी ऐसी इंपॉर्टेंट वीडियो आपसे मिस ना हो पाए। थैंक यू।